ये वीडियो केवल और केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। सभी पात्र काल्पनिक हैं। वास्तविक व्यक्तियों, जीवित या मृत या वास्तविक घटनाओं से कोई समानता विशुद्ध रूप से संयोग है। किसी भी व्यक्ति, धर्म या जाति को ठेस पहुंचाने की मंशा नहीं है। सदाबहार सच्ची कहानी पर आप सभी का स्वागत है। एक सच्ची कहानी है जो मेरे दोस्त के कजन के पत्नी के साथ हुआ था। वह बताती है कि शादी के बाद 5 सालों में कभी गांव नहीं गई थी। उसका राज उन्होंने बाद में खोला। बताती है कि मेरी बहन की शादी थी, तब मुझे ज़रूरी गांव जाना था। उससे पहले भी कई दफ़ा गांव जाने का इरादा किया, लेकिन फिर टाल दिया क्योंकि मेरा दिल नहीं करता था। लेकिन जब बहन की शादी की वजह से जाना पड़ा। जब वो पहुंची तो वहाँ के एक चहल पहल सी हो गई। अगली सुबह जब वह रिश्तेदारों से मिलने के लिए जा रही थी तो रास्ते में मेरी किसी ने पीछे से दुपट्टा पकड़ लिया। मुड़कर देखा तो मेरे सामने एक भीख मांगने वाली खड़ी थी, जिसका कपड़ा बहुत मैला कुचैला था। सूखे होंठ थे, गंदे बाल थे। उसे देखकर मुझे एक झटका सा लगा। ये तो वही थी जिसके हुस्न के चर्चे दूर के गांव तक थे और पूरे गांव के लड़के उसके हुस्न पर फिदा थे, जिसके सर से कभी दुपट्टा नहीं उतरता था, मगर आज वह दुपट्टे के बिना ही खड़ी थी। मैं उसे पूरे 5 साल बाद देख रही थी। वह मेरी सबसे अच्छी दोस्त सोनी थी, जिससे मेरी 18 साल पुरानी दोस्ती थी, जिसके बगैर मेरा और मेरे बगैर उसका दिल नहीं लगता था और ना वक्त गुजरता था, जिसकी वजह से मेरी बड़ी बहन मेरे से चिढ़ती थी। मुझे लगता है कि मेरी जगह उस सोनी ने ले ली है और कहती थी कि तू मेरी कम और उसकी सगी बहन ज़्यादा है। सोनी हमारे घर का एक मेंबर थी। जब हम बड़े हुए तो हमारी शादी की बातें चलने लगी, लेकिन वह बहुत घबराती और बहुत फिक्र करती, क्योंकि वह चाहती थी कि हमारी शादी एक ही घर में हो। वह शादी करके कहीं मुझसे दूर नहीं जाना चाहती थी। एक बार एक शादी में हम लोग गए थे तो एक औरत हमारे पास आकर हमारे नाम पूछने लगी। मैंने उस बात को ज़्यादा अहमियत नहीं दी, मगर कुछ दिनों बाद वे औरत अपने दोनों बेटों का हमारे लिए रिश्ता लेकर आ गई। बड़े भाई को मेरे लिए और छोटे भाई को सोनी के लिए। मेरे घर वालों को ये रिश्ता बहुत पसंद आया और उन्होंने जल्दी से हाँ कर दी। सोनी के घर वालों की तरफ से भी हाँ हो गई। शादी के दिन नज़दीक आ गए। मेरी बड़ी बहन ने मुझे समझाया था कि अब तुम्हारी सोनी के साथ 2 रिश्ते हैं, देवरानी और जेठानी का रिश्ता, जो बहुत ही नाजुक रिश्ता है। अब तुम लोग एक साथ रहोगी, तुम दोनों को हर बात में बहुत बर्दाश्त से काम लेना होगा। मैंने बहन को कहा कि ऐसा कुछ नहीं होगा जो आप सोच रही हैं। मेरा और सोनी का साथ बहनों जैसा ही था। हमारा तो सालों का अरमान पूरा हो रहा था। हम देवरानी जेठानी बाद में, दोस्त पहले हैं। मैं और सोनी शादी करके उस घर में पहुंच गए। जिंदगी बहुत खूबसूरत हो गई थी। शादी के 1 साल बाद मेरी गोद में मेरा बेटा और सोनी के गोद में उसका बेटा आ गया। मेरे पति की नौकरी शहर में लग गई थी। वह पढ़े लिखे थे, इसलिए उनको शहर में ही नौकरी मिली थी। वह जिद कर रहे थे कि मैं और मेरा बेटा उनके साथ चलें, जबकि मेरा दिल किसी तरह जाने के लिए तैयार नहीं था। आखिरकार मेरे पति शहर चले गए। जब आए तो खूब सारे गिफ्ट लाए थे। हमारी एक बेटी भी हो गई थी। मेरा बेटा 4 साल का हो गया था। जिस घर में हम रह रहे थे, उस घर के बीच में एक छोटी सी दीवार थी। एक हिस्से में मैं और उसके दूसरे हिस्से में सोनी रहती थी। ये हिस्सा तो बस नाम का ही था, वरना हम इकट्ठे ही रहते थे। मैं दोबारा प्रेग्नेंट हो गई थी, मगर सोनी के यहाँ अभी एक ही बेटा था, दोबारा बच्चा नहीं हुआ। इस बार मेरे पति ने जिद पकड़ ली थी कि तुम मेरे साथ चलो, यहाँ अकेली कैसे रहोगी, और बड़े बेटे का एडमिशन भी स्कूल में करवाना है। मेरे सारे ससुराल वालों ने भी कहा कि वह ठीक कह रहा है, तुम जाओ, मना मत करो। सबके सामने मुझे मजबूरन पति को बात माननी पड़ी, मगर मैं दिल में खुश नहीं थी। कुछ वक्त बीत गया। मेरे यहाँ मेरे छोटे बेटे की पैदाइश हुई। वह बहुत ही खूबसूरत था, अंग्रेजों जैसा, एकदम गोरा चिट्टा, बड़ी बड़ी आंखों वाला बच्चा। सबको बहुत प्यारा था। मेरे पति ने कहा कि तुम नहीं जानती, तुमने मुझे बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है, इस बार तैयार रहना, मैं आऊँगा तो तुम सब मेरे पास शहर चलो। उनको 2 महीने बाद आना था। पति के चले जाने के बाद हम सब इकट्ठे बैठे शाम को चाय पी रहे थे, तो मेरे देवर ने कहा कि भाभी तुम चली जाओगी तो घर सूना हो जाएगा। मैंने कहा तुम भी चलो ना। वह बोला मैं क्या करूँगा जाकर, मुझे कोई काम तो नहीं आता,
और मैं पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ। कम से कम यहाँ पर ज़मीन पर काम करके पत्नी और बच्चों के लिए 2 वक़्त रोटी कमा लेता हूँ। सोनी बिल्कुल सर झुकाए चुप गुमसुम सी बैठी थी। मेरा दिल अजीब सा हो गया, मगर मैं भी मजबूर थी। पति के हाथों और बच्चों के भविष्य का सवाल था। कुछ दिनों बाद मेरी तबीयत में थोड़ी सी बेचैनी शुरू हो गई। मेरी तबीयत में थोड़ी सी भारीपन आ गया। मेरा दिमाग थोड़ा चिड़चिड़ापन हो गया। बिना वजह बच्चों पर गुस्सा आ जाता। सबसे छोटे बेटे की तबीयत भी खराब थी, वह भी बहुत रोता था। सोनी ने कहा, कहीं इसको पेट में दर्द तो नहीं हो रहा। हम दोनों उसको डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने उसको दवाइयाँ दे दी। उसको थोड़ा सा आराम आया, लेकिन रात को फिर से उसने रोना शुरू कर दिया। मैं, सीमा और मेरे देवर, हम सब उसको चुप कराते कराते थक गए, लेकिन वह चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। समझ में नहीं आ रहा था क्यों इतना रो रहा है। पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ, अब कुछ कमज़ोर भी हो गया था। हम दोबारा डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कहा कि मैं कुछ दवाइयाँ दे रहा हूँ, इससे फ़र्क आ जाएगा। उन दवाइयों से बच्चे को काफ़ी आराम आया तो हमें सुकून मिला, लेकिन अभी 2 ही दिन बीते थे कि उसको तेज़ बुखार चढ़ गया। मैं बुरी तरह घबरा गई। मेरा इतना गोरा चिट्टा बच्चा नीले रंग में बदलने लगा। मैं और सीमा उसको डॉक्टर के पास लेकर भागे, लेकिन उसको आराम नहीं आया। मैंने परेशान होकर अपने पति को फ़ोन कर दिया। वह भी शहर से गांव के लिए गाड़ी में बैठ गए। उन्होंने कहा, तुम तैयार रहो, हम उसको शहर लेकर आएंगे। शहर में किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे। मेरा रो रो कर बुरा हाल था। मेरा सेहतमंद बच्चा 2 दिनों से सूख कर कांटा हो गया था। अगली सुबह पति ने पहुंचना था, मगर जब अगली सुबह आए तो मेरा बेटा इस दुनिया से मुंह मोड़कर बहुत दूर जा चुका था। सुबह सुबह पूजा आराधना के समय मेरे हाथों में ही मेरे बेटे ने दम तोड़ा था। मैं बहुत बुरे हाल में बैठी थी। मेरे पति का गम से अलग बुरा हाल था। मेरे ऊपर जैसे आसमान टूट पड़ा था। उसकी मौत के 15-20 दिन तक मैं गम में निढाल बिस्तर पर पड़ी रही थी। मुझे पति और बच्चों का भी कोई होश नहीं था। सब कुछ सोनी ने संभाला हुआ था। अभी बेटे का सदमा कम नहीं हुआ था कि मेरी मम्मी भी इस दुनिया से चली गईं। मैं बिल्कुल टूट कर रह गई। मेरे पति को दफ्तर से फ़ोन आ गया। उनका शहर जाना बहुत ज़रूरी था। वे वापस चले गए, जबकि मेरी हालत बिस्तर से उठने वाली नहीं थी। कई दिनों से मैं गमों में निढाल पड़ी हुई थी कि मेरी बेटी बरखा को भी तेज़ बुखार चढ़ गया। उसका बुखार बढ़ता ही जा रहा था। मैं बदहवास होकर रह गई। मैं अपने एक बेटे को खो चुकी थी। अब मुझ में ज़्यादा गम उठाने की हिम्मत नहीं थी। सोनी मेरे पास बैठी मुझे हौसला दे रही थी, कह रही थी, मैं सब कुछ देख रही हूँ, तुम परेशान हो, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मैंने कहा कि मैं तुम्हारी बहुत एहसानमंद हूँ, जिस तरह तुम मेरा और मेरे बच्चों का ख्याल रख रही हो। मैं इतनी कमज़ोर हो चुकी थी, मुझसे बोला भी नहीं जा रहा था, मगर सोनी मेरे और मेरे बच्चों की देखभाल कर रही थी। दिन रात हमारे लिए भाग भाग कर काम करती थी। वह पूरी पूरी रात हमारे पास ही रहती। दोपहर के 3 बजे थे। मैंने सोचा, क्या मैं इतनी देर सोती रही हूँ। मैंने अपने बराबर लेटे दोनों बच्चों को देखा जो बेखबर सो रहे थे। मेरी बेटी बरखा को भी बुखार था, इसलिए सीमा ने भी मुझे नहीं जगाया। मैं उठने की कोशिश करने लगी कि अचानक करीब से किसी की रोने की आवाज़ पर मैं घबरा गई। मैंने सोचा, ये तो सोनी की आवाज़ है। मैं दीवार का सहारा लेते धीरे धीरे कदमों से इस तरफ आई। सोनी अपने बेटे को गोद में लिए हुए बुरी तरीके से बस रोती ही चली जा रही थी। उसके बेटे के हाथ पांव बिल्कुल मुड़ रहे थे और उसकी सांस बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। मैं उसकी हालत देखकर डर गई। मैंने कहा, क्या हो गया सोनी? मेरे देवर ने गमगीन आवाज़ में कहा, पता नहीं भाभी क्या हो गया है। सुबह उठते ही आपके कमरे में आया कि बच्चों के साथ खेल सके, मगर आप सब सो रहे थे। ये बाहर जाकर बच्चों के साथ खेलने लगा। खेलते खेलते अचानक बेहोश हो गया। डॉक्टर को भी दिखाकर लाए थे। अचानक इसकी हालत बहुत ख़राब हो गई। सोनी की हालत बहुत बद से बदतर थी, क्योंकि उसका इकलौता बेटा था और उसकी अपने बेटे में जान ही बसी रहती थी। मैंने कहा, तुम लोग परेशान ना हो, मैं उनसे बात करती हूँ। मैंने अपने पति को फ़ोन किया, तुम दोनों उसको लेकर शहर निकलो, ये किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। अंदर से मैं भी बहुत परेशान हो गई थी। मैं नहीं चाहती थी कि सोनी किसी ऐसे दुख से गुजरे जिससे मैं गुजर चुकी हूँ। अगली सुबह बस की टिकट हो गई थी। मैं अपने खराब तबीयत के साथ, दुखते बदन और चकराते सर के साथ अपने बच्चों और सोनी को संभाल रही थी।
मगर अगली सुबह जाने की नौबत ही नहीं आई। रात के 2 बजे उसके बेटे ने दम तोड़ दिया। मैं दहशत भरी नज़रों से सोनी को बेहाल देख रही थी और खुद डर में बैठी थी। क्या हमारे बच्चों को किसी की नज़र लग गई है? जब उसके बेटे की अर्थी उठी तो सोनी बेहोश होकर गिर गई। मेरे पति भी आ चुके थे। हमारे घर का हर आदमी टूट सा गया था। अब मुझे अपने दोनों बच्चों की फिक्र हो रही थी। मुझ में अब कोई गम उठाने की हिम्मत नहीं थी। मेरे पति और देवर ने हमारे घर एक पंडित जी को लेकर आए, जिन्होंने हमारे बच्चों का नामकरण किया था। उन्हें घर लेकर आए। मैंने जल्दी से दुपट्टा लेकर उन लोगों के तरफ भागी। वे हमारे घर में देखने के लिए आए थे कि लगातार 2 बच्चों की मौत हो चुकी थी और वे एक काबिल पंडित जी थे जो हर चीज़ बताया करते थे और नामकरण शादी वगैरह भी कराया करते थे। वे हमारे गांव के जाने माने पंडित जी थे। वे बहुत ही अच्छे इंसान थे। उनके शब्द आवाज़ में ऐसा जादू था कि सामने वाला उनका भक्त हो जाता था। जब वे हमारे घर के लिए आए तो हमने उनकी बड़ी खातिर नवाजी की। अपने नरम शब्दों से बात करते थे। अचानक बात करते करते रुक गए। फिर वह जैसे हवा में कुछ सूंघने लगे और इधर उधर देखते हुए बोले, पता नहीं क्यों मुझे हवाओं में कुछ चुड़ैल की हंसी महसूस हो रही है। फिर वह मेरे हिस्से के तरफ आने लगे। वहां पहुंचकर वह मेरे कमरे के बाहर आंगन में कच्चे फर्श के पास बैठ गए। फिर उस जगह रुककर गौर से उस मिट्टी को देखने लगे। मैं उनसे दूर खड़ी सब देख रही थी। उन्होंने मेरे पति से कहा, यहाँ की मिट्टी हटाओ। मेरे पति मिट्टी हटाने लगे। अचानक जमीन के अंदर से जो चीज़ निकली उन्हें देखकर मैं चकरा गई। मिट्टी का एक पुतला बना हुआ था। उस पुतले के साथ एक पर्ची थी जिस पर कुछ लकीरें बनी हुई थी और उस पर्ची पर बरखा का नाम लिखकर उस पर क्रॉस का निशान लगाया गया था। हम सब ना यकीन कर पाने की निगाहों से देख रहे थे। अचानक मेरे दिमाग में एक धमका सा हुआ। जिस रात मुझे बुखार था, मैंने आंगन में साया देखा था जो मेरे कमरे के बाहर मिट्टी खोद रहा था। मेरे पति और देवर ने दोनों हाथों से अपना सर पकड़ लिया और कहा कि किसका काम है। पंडित जी ने मेरे देवर से कहा कि आपकी पत्नी की तबीयत कैसी है। वे परेशानी से बोले, पंडित जी बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। पंडित जी ने कहा, क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? उसने कहा कि जी आइए और मेरी पत्नी के ऊपर थोड़ा मंत्र भी पढ़ दीजिएगा और मेरी पत्नी के लिए प्रार्थना कर दीजिएगा, उसका गम थोड़ा हल्का हो जाए। सोनी बिस्तर पर लेटी हुई थी। पंडित जी का आने का सुनकर बड़ी मुश्किल से उठ बैठी। फिर धीरे से उनको नमस्ते किया। पंडित जी ने उसके पास पहुंचकर जोर से सांस ली और उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वे गुस्से में बोले, जो तुमने किया है उसी का फल है, तुम्हें मिल गया है। तुमने जो जादू किया है, तुमने जो दूसरों की गोद उजाड़ना चाही है, मगर तुम्हारी अपनी गोद उजड़ गई, अपनी दुनिया भी बर्बाद की और भगवान तो तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगा। पंडित जी की बातों पर हम सब हैरानी से देख रहे थे। अचानक सोनी का ऊंचा ऊंचा रोना शुरू हो गया। उसे एक दौड़ा पड़ गया। वह चिल्लाते हुए बोली, मैं क्या करती, मेरे साथ ही क्यों ऐसा हुआ? हम एक साथ पले बढ़े, एक साथ पढ़ाई की, लेकिन किस्मत ने धोखा दे दिया। शादी भी एक दिन हुआ, एक ही घर में हुई, मगर उसका पति मेरे पति से खूबसूरत और पढ़ा लिखा था और मैं यहाँ मामूली ज़िंदगी बिता रही थी। ये बातें मुझसे बर्दाश्त नहीं हो सकती थी। मैं रोज़ अखबार पढ़ा करती थी। अखबार में एक पैराग्राफ था जिसमें काले जादू करने वाले का पता था। मैंने उससे खत के जरिए उस बातचीत की। पहले मैंने उसके बड़े बेटे को रास्ते से हटाना चाहा, फिर इस पर अमल करवा कर अब मुझे उसकी बेटी को हटाना था। मैंने ही पुतला ज़मीन में गाड़ा था, क्योंकि मैं ही चाहती थी कि उसके तीनों बच्चे मर जाएं ताकि वह शहर ना जा सके, क्योंकि अपनी औलाद के खातिर जा रही थी और मैं कैसे बर्दाश्त कर लेती, वहाँ जाकर ठाठ से रहती। इस काला जादू के मुताबिक उस ज़मीन पर जहाँ पुतला गाड़ा था, उससे सबसे पहले जो भी चलता हुआ आता उस जादू की लपेट में आ जाता। उस रात नींद की दवाई दूध में मिलाकर दे चुकी थी। मैं जानती थी कि ये सब सोते रहेंगे, मगर बरखा ज़रूर उठकर बाहर आएगी। मगर मेरा क्या, मुझ पर ही वापस आ गया। सुबह जब मैं सोकर उठी तो मेरा बेटा मेरे बराबर में नहीं था। मैं घबराकर उसको देखने गई तो उसके कमरे से वापस आ रहा था, ये कहते हुए कि चाची और सब सो रहे हैं। मैंने उसको
आता देखकर दिल पकड़ लिया और फिर मुझे फल मिल गया। सोनी रोती हुई अपना सर पीटती हुई चीखती रही और मैं बेयकीन से सोनी को देखती रही। मुझे लग रहा था जो मैंने सुना वह सब गलत है। मेरा दिल कह रहा था मैं चीख चीख कर रोऊं कि क्या कोई इंसान जलन में इतना भी गिर सकता है। पंडित जी ने कहा जो लोग भगवान की दी हुई चीज़ पर राजी नहीं होते उनका यही अंजाम होता है। मैं दीवार का सहारा लिए छोटे छोटे कदम उठाती बाहर आ गई। मेरे देवर ने नफरत से चीख के पत्नी को कहा, मैं सोच भी नहीं सकता था तुम इतनी घटिया हो। मैं अपने कमरे में आकर बिलख बिलख कर रोने लगी मगर मेरा दिल रो रहा था। सोनी मेरे पास आई और रोती हुई बोली, मुझे माफ़ कर दो। मैंने उसको कहा जो औरत अपने बच्चों की जान लेने क्या उसे माफ़ किया जा सकता है। तुमको अगर मुझसे कोई दुश्मनी थी मुझसे निकाल लेती मगर मेरे बच्चों ने क्या बिगाड़ा था। मैं नफरत से रोते हुए बोली। सीमा बोली, मुझे दुश्मनी नहीं थी, पता नहीं मुझे क्या हो गया था। मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तुम्हारे पास सब कुछ अच्छा देखकर मैंने तुमको कुछ भी नहीं बोलूँगी ना कोई बस बद्दुआएं दूंगी क्योंकि मैं जान गई हूँ कि भगवान का बदला अच्छा होता है। मुझे कुछ भी नहीं बोलना और मैं उसको बगैर देखे अपने पति और बच्चों के साथ उस घर से ही नहीं बल्कि उसकी ज़िंदगी से और गांव से भी निकल आई। मेरे देवर ने उसको डिवोर्स दे दी थी। अपने बेटे की मौत और फिर पति की जुदाई में उसने अपना दिमागी संतुलन खो बैठी। अब वह गांव-गांव की गलियों में बिखरे बालों से बेहाल घूमती रहती है। मैं दोबारा पलटकर गांव नहीं गई लेकिन अब 5 साल बाद जब मैं वापस गई तो उसने मेरे दुपट्टे को पकड़ लिया मगर मैं अपने दुपट्टे को उसके हाथों से छुड़ाकर और उसको नज़रअंदाज करती आगे बढ़ गई। भाभी की ये बातें सुनकर मुझे समझ आ गई कि भाभी क्यों अपने गांव नहीं जाना चाहती थी। जलन सबसे बुरा जादू है और करने वाले और जिस पे कराया जाए दोनों को बर्बाद कर देता है। काला जादू और जादू करने वाला कराने वाला दोनों ही गलत हैं। तो कैसी लगी मेरी कहानी दोस्तों, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब, बाय बाय।